गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पोरवाल। एंड जैसा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, जो पार्ट नंबर 7 था, हम ऑलरेडी उसमें क्या पढ़ चुके हैं। हम उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को, उस टॉपिक को हमने एंड किया था पार्ट नंबर 7 में। अब जो हम पार्ट नंबर 8, हमारे जो बचे हुए जो टॉपिक थे, पेंडिंग जो टॉपिक्स थे, एक था संक्षारण और दूसरा था विप्रतिगंधिता। ठीक है, तो इन दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षारण के बारे में। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। हमने देखा है ये चीज़ तो हमने देखी हुई है कि लोहे क्या होता है, जब वो नया नया होता है तब तो वो क्या होता है, बिल्कुल चमकदार दिखाई देता है। बट टाइम के साथ, और अगर उस पर हम पानी में रख दें या पानी के संपर्क में आने पर वो क्या होता है, धीरे धीरे वो काला काला होने लगता है और लाल लाल उस पर परत हो जाती है। तो वो क्या होता है, हम उसको कहते हैं कि लोहे पर ये क्या होगी, जंग लग गई है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है, सिर्फ लोहे पर भी नहीं, बाकी भी दूसरी कई धातुएं होती है जिस पर भी क्या होता है, इस तरह का परिवर्तन देखा जाता है। यानी कहीं ना कहीं वो क्या होता है, उनका जो उनकी क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है टाइम के साथ। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग का ध्यान दिया है? आपने चांदी के भी देखे होंगे, आप ज्वेलरीज वगैरह पहनते होंगे, तो क्या होती है, टाइम के साथ क्या होता है, हल्की हल्की काली होने लगती है ना। इसी तरह से तांबे के साथ भी होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम अगर ज्वेलरी को पहने रखेंगे, अगर हमने चांदी की ज्वेलरी पहन रखी तो उस पर क्या लगता है, इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंस है हमारी, जितनी भी वायु वगैरह है, जितनी भी नमी वगैरह, इन सब के संपर्क में आती है ना। तो जिस वजह से क्या होती है, उसका क्या होता है, संक्षारित होती है। वो संक्षारित होती है यानी कि उसकी क्वालिटी का धीरे धीरे क्षरण होता है। क्षरण होना यानी कि उसकी क्वालिटी का धीरे धीरे कम होना। तो वो क्या हो जाता है, इस तरह से उसका क्या होता है, संक्षारण होता है। तो वो क्या कहलाती है, वो धातु किसी कहलाएगी, संक्षारित धातु। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं संक्षारण। संक्षारण हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण है। संक्षारण को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वायुमंडलीय तत्वों द्वारा यानी वायुमंडलीय घटकों द्वारा किसी धातु की सतह पर क्या करना, धातु की सतह पर अभिक्रिया करके धातु की जो उसकी क्या थी, क्वालिटी थी, धातु की जो क्वालिटी होती है उसे क्या करता है, धीरे धीरे क्षरण करना। यानी वायुमंडलीय तत्वों द्वारा धातु की सतह पर अपघटित होकर, यानी धातु की सतह पर जमा होकर धातु की क्वालिटी का क्षरण करना क्या कहलाता है, एक तरह से संक्षारण है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण। संक्षारण के और क्या एग्जाम्पल है, एक तो हमने लोहे पर जंग लगना देख लिया, दूसरे पर चांदी पर काली परत चढ़ जाना, ये भी हमारा क्या होगा, और तांबे पर क्या हरी हरी परत चढ़ जाती है। ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी हुई धातुएं बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। सबसे ज़्यादा संक्षारण किसका होता है, लोहे का, क्योंकि लोहा क्या होता है, मेनली क्या होता है, बहुत जल्दी संक्षारित हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। यानी क्या, सबसे ज़्यादा क्या होता है, हम लोहे का यूज़ करते हैं। लोहे की यूज़ करके हम क्या करते हैं, कई चीज़ें बन रही होती है, जैसे कार के पुर्जे वगैरह हुए, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, लोहे पर जंग लगना बहुत जल्दी होता है। तो लोहे पर जंग किस तरह से लगती है, कैसे क्या होता है, इन सारी जो डिटेल्स है वो हमको कौन से चैप्टर में पढ़नी है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़नी। अभी हमने फिलहाल पढ़ लिया कि संक्षारण होता क्या है, ठीक है। और सेकेंड जो हमको दिया हुआ है वो क्या था, विकृतगंधिता। ये क्या होती है, वसायुक्त अथवा तेली खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा रहता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी हो जाती है। अब क्या होती है कि हम बहुत सी बार क्या करते हैं कि जैसे हमने कुछ वेपर वगैरह तले यानी चिप्स वगैरह तली है, ठीक है, अगर वो काफ़ी टाइम तक पड़ी रह जाएगी तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, ठीक है, और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये क्यों होता है, उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। यानी क्या होता है, जो तेल और वसा रहती है, यानी कि कोई पदार्थ हमने तला है तो उसमें क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया होती है। उपचयन होने से क्या हो जाता है, उसमें जो वसा होती है वो क्या होती है, विकृत गंधी हो जाती है। यानी कि जो उसकी क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, खराब हो जाती है।
तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इसी वजह से उनके स्वाद और गंध भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। प्रायः तेली तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। क्या होता है, अब जैसे आप देखते हो अगर वेपर्स वगैरह आते हैं तो अगर वो उनको तल के डाला जाता है, अगर उनके पैकेट्स बनाने से पहले उनको तला जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी जल्दी ख़राब होने के चांस रहेंगे। तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे उनका उपचयन ना हो, यानी जल्दी से जल्दी वो ख़राब ना हो। कहीं ना कहीं एक लेवल पर वो ख़राब तो होंगे पर उनमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे वो क्या ख़राब होने से बचे। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या होता है, कहीं ना कहीं हमको क्या करना होता है, उन खाद्य पदार्थों को इस तरह से पैक रखना होता है कि वो है ना वायु के संपर्क में यानी इन्वायरमेंट के संपर्क में ना आए, क्योंकि इन्वायरमेंट के संपर्क में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके ख़राब होने के चांसेस क्या होंगे, जल्दी होते हैं। इसीलिए क्या होता है, कुछ खानों को, खाने की चीज़ों को इस तरह से पैक करके रखा जाता है, यानी एयर टाइट डिब्बों में पैक करके रखा जाता है जहाँ पे एयर ना रह पाए, यानी वो एयर के संपर्क में ना आ पाए। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर दी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। सबसे अच्छा एग्जांपल वही होता है, जो हमारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं, हमको पता है कि उसमें कहीं ना कहीं गैस प्रेजेंट होती है। वो गैस क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होकर नाइट्रोजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर वो चिप्स रहेगी तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, उसका उपचयन हो जाएगा, यानी जल्दी क्या हो सकती है, वो खराब हो सकती है। इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन ना डालकर उसमें कौन सी नाइट्रोजन या और दूसरी जो कम सक्रिय गैस हो, यानी कि वो जल्दी से रिएक्ट ना करती हो, ऐसी गैसें डालते हैं जिससे क्या हमारा जो फूड होता है, यानी हमारा जो खाना हुआ या और भी कोई तली हुई चीज़, मेनली क्या है जो तली हुई चीज़ है वो ख़राब ना हो सके। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, ऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक है ना, यानी ऑक्सीजन से हटकर जो ऑक्सीजन को क्रिया ना करने दे खाद्य पदार्थों को, क्योंकि ऑक्सीजन अगर संपर्क में आएगी तो वो क्या करेगी, खाद्य पदार्थों को खराब कर सकती है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया, संक्षारण के बारे में पढ़ लिया। संक्षारण भी क्या होता है, लोहे पर जंग लगना एक तरह से संक्षारण का एग्जाम्पल है, जहाँ पे क्या होता है धातुओं की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। और विगंधीकृत क्या होता है, जब क्या होते हैं बहुत ज़्यादा समय तक हमारे खाद्य पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ के रखे रहने से उनमें क्या होता है, ऑक्सीकारक होने लगता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो उनकी क्वालिटी हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, इसलिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी विगंधीता के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी हमारा एंड हो गया। अब हम जो करेंगे, हमको चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं तो हम वो सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमको दिए हुए क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमको पेज नंबर 15 पर ही, जहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है वहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, जब लोहे पर, यहाँ पे इसको लोहा कर लेना है, लोजा लिखा हो गया है कुछ अजीब सा वर्ड, ठीक है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन के रंग क्यों बदल जाता है। अब जब क्या दिया हुआ है, हमने ये चीज़ों को पढ़ा है कि जब लोहे को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट में डालते हैं या दूसरी चीज़ों में, किसी में और किसी विलयन, किसी और पदार्थ को किसी और पदार्थ में लाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई चेंज होता है। क्यों होता है, ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है ये बताना है। तो आंसर क्या होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के रंग में विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा द्वारा कॉपर सल्फेट के विस्थापन के कारण लोहा सल्फेट का निर्माण होता है। या लोहा सल्फेट नहीं कर रहे ना, इसे फेरस सल्फेट करना, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। तो क्या होता है, जब लोहे को हम क्या करते हैं, यानी लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, जब हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, उस केस में हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था कि फेरस सल्फेट जो होता है, सॉरी कॉपर सल्फेट जो होता है वो फेरस के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाता है, जो फेरस है वो क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारी यहाँ पे इसका एरो का साइन ढंग से फेरस सल्फेट बन जाएगा, और जो कॉपर होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये किस तरह की अभिक्रिया का एग्जाम्पल था, ये कौन सी अभिक्रिया थी, विस्थापन अभिक्रिया थी, है ना। तो यानी कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर वो क्या हो जाता है, चेंज होना किस वजह से होता है, विस्थापन अभिक्रिया की वजह से होता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड आंसर क्वेश्चन इसी पेज पे दिया हुआ है, क्रियाकलाप 1.2 से द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। यानी 1.2 जो हमने प्रैक्टिकल दिया हुआ था हमको बुक में, उससे अलग हमको एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लिखना है। तो हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम
आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। यानी लेड नाइट्रेट दिख रहा है आपको, किसके साथ मिला रही है हम, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला रहे हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि ये रहा, और क्या वाला बन रहा है, लेड आयोडाइड बन रहा है, ये PbL2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या पता चला कि जब हम कोई भी द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों चीज़ों का विस्थापन होता है, दो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के पदार्थों को, यानी कि एक दूसरे के जो एटम्स होंगे उनको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी हो गया आंसर सॉल्व। देन हमको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दिया हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थ की पहचान कीजिए। मैंने तो हमको अभिक्रिया दे रखी है, हमको बताना था इसमें किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो उपचयन और अपचयन के बारे में आपने पढ़ा था, क्या होता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन या ऐसे कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और अपचयन ऐसा जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है ना। तो पहली जो नाइट्रोजन है, सोडियम जो है हमारा, उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, किसमें, Na2O में। यानी Na2O क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो बढ़ रही है। और CuO प्लस H2, Cu और H2O, तो इस केस में क्या हो रहा है, CuO का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है ना, जिसे यहाँ पे अवकृत भी लिखा हुआ है, अवकृत लिखा हुआ है। और जो हमारा H2 है यानी हाइड्रोजन है, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, नहीं उपचयन हो रहा है। उपचयन होना है यानी ऑक्सीजन का बढ़ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ रही है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हमारा उपचयन हो रहा है। और जो हमारा कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया हमने। अब हमको दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर, जो हमारी एक्सरसाइज जो दे रखी है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सा कथन असत्य है। यानी असत्य कथन को हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। हमको दिया हुआ है लेड ऑक्साइड जो कार्बन से रिएक्शन करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इसमें अपचयित कौन हो रहा है, उपचयित कौन हो रहा है, इसके बारे में बताना है। सबसे पहला दे रखा है सीसा अपचयित हो रहा है, तो शीशे का अपचयन हो रहा है, यानी जो लेड है उसका अपचयन हो रहा है क्या, हाँ, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन बाहर जा रही है, तो ये तो हो गया। देन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उपचयित हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। देन थर्ड दे रखा है कार्बन अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपको अपचयित नहीं, बुक में आपको उपचयित दे रखा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रखा है हमको, यहाँ पे कार्बन का अपचयित नहीं देकर उपचयित पूछा गया है कि कार्बन उपचयित हो रहा है क्या, तो कार्बन उपचयित हो रहा है क्या, नहीं। कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है क्या, नहीं। कार्बन क्या होता है, अपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन में से क्या हो रहा है, कौन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है। ये दे रखा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, जो लेड ऑक्साइड है वो अपचयन हो रहा है लेड ऑक्साइड का, तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और सी नहीं होकर ए और बी हो जाएगा। यानी कौन कौन सा, ए और बी जो है हमारा सेंटेंस वो क्या दिया हुआ है हमको, रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ। अब जो नेक्स्ट दे रखा है हमको, नेक्स्ट दिया हुआ है Fe2O3 + 2Al आफ्टर रिएक्शन Al2O3 और Fe। यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है और हमसे पूछा गया ऊपर दी हुई अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एल्यूमिनियम है फेरस को रिप्लेस कर रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन हो रहा है एक तरह से, है ना। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, क्या का एग्जाम्पल हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विस्थापन अभिक्रिया। देन हमको क्वेश्चन दे रखा है, लोहे के चूर्ण पर तरनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर निशान लगाएं। यानी कि लोहे के चूर्ण पर तरनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या हो रहा है, तो क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, देन हमको दे रखा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। फोर्थ क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो संतुलित समीकरण क्या होती है, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ से प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं हम, संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण ये कहते हैं ना हम, जब हमारी LHS और RHS क्या होती है, बराबर होती है ना। और फिर ये क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना
आवश्यक है। तो क्यों किया जाता है इसको? क्योंकि हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि पदार्थ क्या होते हैं, नहीं नष्ट होते नहीं बनते, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। यानी हमको पहले क्या दे रखी है, थ्योरी दे रखी है, हमको सिंबल से रिप्रेजेंट करके उनके रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहला दे रखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से गैस से क्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो ये लिख दिया हमने, हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया बनाएगा। फिर दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसका वायु में दहन होना यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन होना। तो क्या बना रहा है वो, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड करना है, इसको क्या लिखोगे आप, 2SO2। क्या बनाएगा ये, 2H2O इंटू 2 + 2SO2। ओके। तो नेक्स्ट दे रखा है, बोला एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो क्या दे रखा है आपको, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनेगा। उसके बाद हमको दे रखा है पोटेशियम धातु जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो पोटेशियम किससे रिएक्शन कर रहा है, जल के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, रिएक्शंस भी कर ली। ओके। अब जो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला हुआ है कि हमको समीकरण दे रखी है और इन समीकरण को हमको करना है संतुलित। संतुलित करना हमने सीखा था, तो इस तरह से हम सारे रिएक्शंस को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब हमको अभिक्रियाएं दे दी है और इनका समीकरण भी लिखना है और उसको संतुलित भी करना है। तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। यहाँ पे कुछ तो हमको जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए थे वही है और उसमें से बाकी जो है वो हमको आता है संतुलित करना, तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं। तो ये आंसर्स आपके सामने प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट जो दे रखा है क्वेश्चन, वो लिखा है निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। अब इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण तो लिखना है और उसके प्रकार भी बताने हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे जैसे संतुलित हो जाएगी आपको प्रकार लिखना है। तो प्रकार क्या हो जाएगा, जो पहली रासायनिक अभिक्रिया दी रखी है ना, उसमें क्या दिख रहा है आपको, विस्थापन हो रहा है। जो के पोटेशियम है उसको कौन रिप्लेस कर रहा है, कौन रिप्लेस कर रहा है, बेरियम रिप्लेस कर रहा है। तो ये कौन सी हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जो नेक्स्ट दे रखी है वो क्या दिख रहा है, उसमें जिंक कार्बोनेट जो है वो ये जिंक कार्बोनेट यहाँ पे 2 बार है, इसको एक बार हटा दीजिएगा। जिंक कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये अपघटन है ना, यहाँ वियोजन। तो सेकेंड क्या हो जाएगी, वियोजन। मैं ऊपर लिख देती हूँ आपको, तो जो आपको क्लियर रहेगा है ना। सबसे पहली जो थी हमारी विस्थापन थी, ए जो थी वो कौन सी थी, विस्थापन। जो सेकेंड रही वो कौन सी रही, बी वाली, वियोजन। जो थर्ड है यानी सी वाली है वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, दोनों आपस में मिल रही है। तो ये कौन सी हो जाएगी, संयोजन। क्योंकि 2 पदार्थ जो दिए हमको आपस में मिलकर क्या बना रहे, एक सिंगल बना रहे। और डी वाला जो दिया है वो कौन सी हो जाएगी, उसमें क्या हो रहा है, Mg जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। यानी मैग्नीशियम में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, विस्थापन। तो इस तरह से आपको अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है और अभिक्रिया के प्रकार मैंने बता दिए। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमको, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मुक्त होती है। और ऊष्माशोषी कौन सी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों, वर्णन कीजिए। तो क्या कहते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है ना। यानी क्या होता है, जब पाचन अभिक्रिया होती है हमारे शरीर में तो उस केस में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारे शरीर में कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है
क्या हो रही है, पाचन अभिक्रिया के समय क्या हो रही है, हमारे शरीर से क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इस तरह से वो ऊर्जा कहाँ मिलती है, हमारी बॉडी को मिलती है, यानी हमारे शरीर में पहुँचती है। तो इस तरह से एक तरह से श्वसन कौन सी अभिक्रियाएँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ। ठीक है, तो इतना हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व। इतना आपको अभी नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।